गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के अंदर बहुपदों के बाद बहुपदों के अंदर अपन देख रहे थे द्विघात बहुपदों का यदि आपको शून्य ज्ञात करना है तो पहले आप ये देखो कि द्विघात बहुपद होता कैसे। तो द्विघात बहुपदों का शून्य पहली बात तो ये द्विघात बहुपद क्या होते हैं पहले आप ये समझिए। द्विघात बहुपद होते क्या हैं? तो द्विघात बहुपद के लिए एक काल्पनिक मैं उदाहरण लिखता हूं द्विघात बहुपद का। जैसा कि कहा आपने पहले पढ़ चुके ax² bx + c bx + c। यहां पर ये आपका एक बहुपद है। अब इस बहुपद के अंदर मैं आपको पहले बता दूं कि a b और c यहां पर एक वास्तविक संख्या आती है और वास्तविक संख्या का मतलब यहां पर है अचर मान। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है? यहां पर अचर मान है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक बहुपद के अंदर अचर मान का होना जरूरी है, सीधी बात है। तो यहां पर a b और c यहां पर वास्तविक संख्या है और अचर मान है। सारे प्रश्नों में जितने भी आगे बहुपद आएंगे उनको द्विघात बहुपद आएंगे, उनको पहचानने का ये तरीका है, सही। और बाकी x और x यहां पर x और x का मतलब ये बहुपद x अक्ष वाला है, यानी x चर राशि वाला है। तो मैं इसको ये कह सकता हूं फैक्टर x या पॉलिनोमियल x ये कह सकता हूं। दोनों में से कोई सा भी एक आ जा सकता है। तो चाहे तो आप पॉलिनोमियल x कर दो चाहे फैक्टर x कर दो, यानी कि आपका बहुपद जो दे रखा है वो x अक्ष वाला है जिसके अंदर पद 3 है, जिसमें पहला पद में a, दूसरे पद में b और तीसरे पद में c। ये वास्तविक संख्या है, अचर मान है, कोई गिनती की संख्या है। बट एक बात ABC not equal to 0, ABC not equal to 0, यानी कि a का मान b का मान और c का मान not equal to 0, यानी कि वो मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी और कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या काफी है, उस प्राकृतिक संख्या में से कोई सा भी मान हो सकता है। पहली बात तो ये। अब बात आती है इनके संबंध की। अब पहले संबंध को बताने के लिए एक बात आपको ये करना पड़ेगा कि इनके गुणांक कौन कौन से। अब मैं कहूं यहां पर a का गुणांक, अब आपको देखो कि a किन से गुणा हो रहा है, ये a किस पद से गुणा हो रहा है। तो a का पद किससे गुणा हो रहा है? x² से। तो इसका मतलब a का गुणांक क्या हो गया? x²। a का गुणांक क्या हो गया? x²। s क्या होता है? a का गुणांक क्या हो गया? x²। तो अब देखिए a का गुणांक को कोई निश्चित कहा जाता है। तो a का गुणांक है x²। अब ये कहा है x² का गुणांक क्या होगा? तो जाहिर सी बात है x² किससे गुणा हो रहा है? a से। तो प्रत्येक पद एक दूसरे का गुणांक होता है। प्रत्येक पद एक दूसरे का क्या होता है? गुणांक होता है। अब a x से भी गुणा हो रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि x² किससे गुणा हो रहा है? a से गुणा हो रहा है। तो दोनों पदों का गुणांक एक दूसरे का विपरीत संबंध होता है। क्या होता है? विपरीत संबंध होता है, यानी कि उल्टा संबंध होता है। एक पद किसी दूसरे पद से गुणा हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका गुणांक वही होगा जो उससे गुणा हो रखा है, जो उससे गुणा हो रखा है। अब मैं कहूं bx, तो b किसका गुणांक है? x का, और x का गुणांक क्या है? b है, जाहिर सी बात है। अब मैं कहूं c का गुणांक क्या है? 1। अगर किसी का गुणांक नहीं माना जाता, किसी का गुणांक नहीं दे रखा तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। तो c का गुणांक कितना? 1। और a का गुणांक कितना? c का मान। ये आपका बहुपद है। इस बहुपद के अंदर आपके
ए बी सी क्या है? अचर मान। ठीक है, x और x, ये x वाला आपका बहुपद हो गया। पहले तो आप गुणांक और गुणांकों का शून्य देखो। गुणांकों का शून्य जब आया तो मैं एक बात अल्फा और बीटा की जगह मैं एक चीज ले लेता हूं, क्या कि मान लीजिए अल्फा और बीटा की जगह पहले तो अल्फा और बीटा ले लेता हूं, मैं अल्फा और बीटा ले लेता हूं और इनका संबंध देखते हैं अपन, इनका गुणांकों का संबंध। ए का गुणांक है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, आपको पता है। वैसे ही बी का गुणांक है एक्स और एक्स का गुणांक होगा बी, और सी का तो अचर मान है, तो अचर मान का तो गुणांक आपको लेने की आवश्यकता भी नहीं है। पहली बात, पहला गुणांक का संबंध बताता है, बोले आपका ए का मतलब अल्फा और प्लस बीटा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहां पर, आप समझने की कोशिश करना। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का उन्होंने संबंध बताया। संबंध बताने के लिए क्या कहा कि जो भी आपका द्वितीय पद था उस द्वितीय पद का अचर मान, द्वितीय पद का अचर मान वो भी माइनस में, और बटा ये आपका प्रथम पद, प्रथम पद का अचर मान, प्रथम पद का अचर मान उसके बराबर होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तथा अल्फा और बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए? सी प्लस ए, यानी अंतिम पद और बटा प्रथम पद का अचर मान, प्रथम पद का अचर मान। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहां पर। ये तो है पहला गुणांकों में पहला संबंध। पहला संबंध क्या कहा कि अल्फा और बीटा का यदि आपको संबंध बताना है तो द्वितीय पद का माइनस में, द्वितीय पद का जो अचर मान है उसको माइनस में लिखो और बटा ए। डिवाइड होता है तो ठीक है, डिवाइड करने पर जो मान आएगा अल्फा और बीटा के योग के बराबर, तो आपका गुणांकों में संबंध सही होगा, या गुणांकों में जो भी संबंध होगा वो ज्ञात होकर के आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो पहला संबंध तो ये है। दूसरे संबंध के लिए क्या कहा? अतः बहुपद एक्स स्क्वायर के लिए स्पष्ट है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब ये जो आपके शून्य का है अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा अपने आप में योग है, अपने आप में क्या है? योग है। तो अब इसका मान किसके बराबर होगा वो समझाना चाहता है। तो समझाने के लिए क्या कहा कि उसका मान माइनस एक्स का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जरा आप देखें ये बी किसका गुणांक है? आप खुद देखो ये बी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक। तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक द्वितीय पद का, और ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हो। सही बात है। यहां पर लिख सकते हो अल्फा और बीटा का योग, सी का मतलब अंतिम मान, इस बहुपद का अंतिम मान, और बटा ए का मतलब आपका प्रथम पद का गुणांक, प्रथम पद का गुणांक। और प्रथम पद का गुणांक कौन सा है? एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक कितना है? तो एक बार आप इस बहुपद के शून्य का एक तो ये संबंध समझेगी, एक तो ये संबंध समझेगी। इस संबंध से पता चल जाएगा कि बहुपदों की कौन कौन से शून्य होंगे, या इससे पता ये भी चलेगा कि आपने जो बहुपदों के शून्य क्या किए थे वो शून्य किसी संबंध के आधार पर सही है या गलत है, ये भी अपने को पता चलेगा। ये गुणनफल है, ये यहां पर अल्फा और बीटा का गुणनफल है, अल्फा और बीटा का गुणनफल। देखो एक सवाल करता हूं,
और उस सवाल के माध्यम से देखते हैं कि इन बहुपदों के अंदर जो शून्यक है वो शून्यक सही है या गलत है। मैं उदाहरण नंबर पहला करता हूं। आप सभी के सभी ने ध्यान देंगे और इस संबंधों का अपना अध्ययन भी करेंगे। यहाँ पर अल्फा और बीटा को समझ लेना कि अल्फा और बीटा यहाँ पर बहुपदों के शून्यक हैं। यहाँ पर बहुपदों के शून्यक है। एक शून्यक में ज्ञात करता हूं x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 ये आपका बहुपद एक का वेक्टर x वाला ये उदाहरण में पहला ये फैक्टर x यानी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है x² - 2x - 8 x² - 2x - 8 देना तो हमें। अब देखिए x² - 2x - 8 यहाँ का द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद का पहले तो शून्य बताओ। द्विघात बहुपद का क्या बताओ? शून्य बताओ। अब द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या तरीका था? कक्षा 8 और कक्षा 9 के अंदर आप पढ़ गए हैं। उसके अंदर क्या करते थे कि प्रथम पद को और अंतिम पद को गुणा करते थे। प्रथम पद को और अंतिम पद को क्या करते थे? गुणा करते थे। जो गुणनफल आया उसके दो टुकड़े करते थे और दो टुकड़े करने पर मध्य पद आ जाता था। दोनों टुकड़े करने पर क्या आ जाता था? मध्य पद। यानी वो टुकड़े इस प्रकार से आपको करने होते थे। अब जैसे यहाँ पर x² है तो x² की वैल्यू को अपन एक बार लेते थे। x² की वैल्यू कितनी बार लेते थे? 1। और 1 को 8 से गुणा करेंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8। सही बात है। अब 8 एकम 8, अब 8 के इस प्रकार से दो टुकड़े करने हैं ताकि जोड़ने और घटाने पर कितने आ जाए? मध्य पद आ जाए। जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? मध्य पद आ जाए। आपको 8 के ऐसे दो टुकड़े करने। सही है। अब साहब आपके मन में आए बोले 6 को और 2 को जोड़ दे तो बोले साहब 8 आते। और बोले 8 तो आते हैं, 6 को 2 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 12। 6 को 2 को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 8। 6 को 2 को घटाते हैं तो कितने आते हैं? 4। अरे भाई मध्य पद 2 है। मध्य पद कितने हैं? 2। तो आपको इस प्रकार से दो टुकड़े बनाने हैं कि जोड़ने घटाने पर कितने आ जाए? 2x। बोले साहब इसके एक ही तरीको है। बोले क्या करें? तो बोले क्या करने के लिए क्या करो? ये 8 को अभाज्य गुण करके देख लो। 8 को अभाज्य गुण करके देख लो। क्यों? तो अभाज्य गुण करके देख करके फिर गुण को जो अभाज्य जो संख्याएं उनको जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ, अपने आप में पता चल जाएगा कि 2 आ रहा है कि 4 आ रहा है कि 4 है। अब बोले सब की करे? बोले अभाज्य गुण कर ले। तो बोले थे भी तो करो। बोले मैं तो कर लिया। 4 में से 2 घटाओ, 2 बचकर 4 में 2 से गुणा करो, 8 आएगा। और क्या चाहिए? गुणनफल 8 आ जाना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितने आ जाना चाहिए? मध्य पद आ जाना चाहिए। यानी गुणनफल तो आ जाना चाहिए 8, जोड़ने घटाने पर मध्य पद आ जाना चाहिए। तो 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 8 और 4 में 2 घटाऊंगा तो 2। अब कोई गलती? सही बात है। देखो साहब, अब देखो इसके शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने के लिए x², बोले माइनस का 4x और प्लस का 2x, क्योंकि 4x में से मैं 2x घटाऊंगा तो माइनस के 2x बचेंगे। माइनस के 2x बचेंगे। सही बात है। और माइनस के 8 ही। अब 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 8 आ गए। 4x में से 2x घटाया तो 2x आ गए। अब कोई जल्दी वाली बात ही नहीं है ना। अब वो फिर भी सब मेरे को दिक्कत आवे तो दिक्कत आवा के तारे का मुकान चढ़े है। अभाज्य गुणनफल करके देख ले। अभाज्य गुणनफल से पता चल जाएगा कि कौन किसका जोड़ा क्या बनेगा या मध्य पद का गुणनफल कितना आएगा। मध्य पद को गुणा कर दो संख्याएं आएगी मेरे पास, उनको गुणा करने पर आपका जो गुणनफल आ रहा है या
पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और गुणन बल के दो टुकड़े बनाओ, दो टुकड़े बनाने के बाद आपका जो भी टुकड़े बनेंगे वो टुकड़े बनाओ साहब। अब यो काम तो साहब अब 8वीं क्लास में भी गया, 9th में भी गया, तो अब क्या जोर आ रहा है, 2 साल पढ़ ली बी टॉपिक ने है, तो अब क्या जोर आओ, बोले फिर भी जोर आओ, तो क्यों जोर क्यों आए, फिर पढ़ी बोले इसलिए जोर आओ है। हर करो साहब अपने पास में अब समवन विधि से सार में गुणनखंड करो। कॉमन लेना आता है, दो के जोड़े बनाओ और समवन विधि से कक्षा 8 में पढ़ गया है, कक्षा 9 में पढ़ गया है, समवन विधि से दो के जोड़े बनाओ और इसका कॉमन लो, इसका क्या लो, कॉमन लो। बोले एक जोड़ा तो बन गया x² - 4x का, एक जोड़ा बन गया 2x - 8 का, बन गया। हल करो, इन दोनों में तो x कॉमन आ गया x, अब बोले जो कॉमन आया उसका भाग दो, बोले इधर तो x बच गए, इधर 4 बच गए, सही बात है। और इधर क्या आया, बोले 2 कॉमन आया, तो इधर क्या बच गया, x बच गया, इधर 4 बच गया, बोले 2 का भाग भी तो दिया। जो आपने कॉमन लिया उसका भाग दिया जाता है, उसका क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो मैंने भाग दे दिया, x का x² में भाग दिया तो x बच गया, माइनस का चिन्ह माइनस का लिख दिया, x का भाग 4x में दिया, x कर दिया 4 बच गया, सही बात है। इधर प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लिख दिया, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, सही। कॉमन लेना तो आता है ना आपको, कक्षा 8 में 9 में पढ़ गए हैं, कॉमन लेना आना चाहिए। फिर 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग दिया 2x में, 2 से 2 कट गया, x बच गया, और इधर 2 का भाग माइनस का चिन्ह लिख दिया, 2 का भाग दिया 8 में 4 बार गया। एक बार कान के अंदर डाल लेनी है एक बात, वो क्या कि ब्रैकेट के अंदर वाले जो पद हैं, जो बहुपद है, वो बराबर होने चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और चाहे वे चाहे नहीं वे, ये वाला पद चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, ये ब्रैकेट के अंदर वाले पद क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ये समझ लेना कि आपका जो गुणनखंड किया था वो सही है, आपने जो टुकड़े बनाए थे वो सही है, सीधी सी बात है। तो अब करो, अब टुकड़े जो बन गए वो तो ठीक है, अब गुणनखंड क्या क्या बने, x और ये प्लस का 2 तो एक गुणनखंड तो ये बन गया, x और प्लस का ये 2, जो आपने जो कॉमन लिया था वो, तो कॉमन वाले को तो एक ब्रैकेट में रख दो, और बाकी जो सारे गुणन में कॉमन जो समान आया था x - 4 वो एक ब्रैकेट में रख दो, ये लो सारे टुकड़े हो गए, सही। ये गुणनखंड आ गए साहब हमारे पास, ये गुणनखंड आ गए। अब आप इनको क्या करोगे, पहले गुणनखंड बनाओगे, तो गुणनखंड क्या बनाओगे, वो देखो साहब, बोले x + 2 = 0 करो। क्यों, मेरे को शून्य क्या याद करना है, x का क्या याद करना है, शून्य भी तो याद करना है, बोले शून्य याद करना है, तो बोले ठीक है। तो x = 0, तो x = -2 हो गया, शून्य के लिए बोले x की वैल्यू अगर -2 रखी जाए तो बहुपद 0 हो जाता है, बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो पहला शून्य तो आ गया हमारे पास में -2, जो कि एक तरीके से अल्फा है, एक तरीके से क्या है, अल्फा है। अल्फा का मतलब x की कोई वैल्यू, तो मेरे पास में x की वैल्यू एक वैल्यू कितनी है, -2। दूसरी वैल्यू बीटा, दूसरी वैल्यू कौन सी, बीटा कौन सी हुई, वो देखो साहब आप, अब बीटा कौन सी हुई वो देखिए साहब आप, तो बीटा कौन सी हुई, देखो x - 4 = 0, x +4, सही बात है, ठीक साहब। तो अब साहब अब क्या करना, अब करने के लिए करना कुछ नहीं है, ये हमारे पास में शून्य आ गए, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4। अब गुणांकों का संबंध भी तो देखो, गुणांकों का संबंध, अब गुणांकों का संबंध स्थापित करने के लिए देखिए साहब, जो वैल्यू आपके पास में आएगी, आपका अल्फा का मान जो कि -2 और बीटा का मान जो कि
4। ध्यान से समझने की कोशिश करना भी। तो मैं इसका गुणांक का संबंध स्थापित करता हूं, माइनस का 2 और प्लस का 4 है, सही बात है, बराबर माइनस का b का मान यहाँ पर अचर मान है और अचर मान आया था यहाँ पर देखिए माइनस का 2, सही बात है, माइनस का 2। तो यहाँ पर ये माइनस का तो सवाल में था ही, और ये बीटा का मान माइनस का 2 बटा अल्फा का मान कुछ नहीं था, 1 माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 1, सही बात है। और अपन ने 1 ही माना था क्योंकि अपन ने 8 को किससे गुणा किया था? 1 से। 1 से अब करो साहब, इधर तो बच गए प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस के 2 बटा 1 का मान देंगे 2 बराबर 2। इसका मतलब हमारा ये गुणांक सही है, ये हमारा गुणांक सही है। अच्छा, इनका गुणांक भी देखो, अल्फा और बीटा का गुणांक बोले माइनस का 2 और गुणा 4 बराबर सी की वैल्यू कितनी थी? बोले सी की वैल्यू माइनस का 8 थी। बोले अल्फा का मान ए का मान कितना था? बोले 1 था। बोले 1 4 दूनी 8 प्लस माइनस 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 का 8 बराबर माइनस का 8। इस तरह से कौन से भी हमारा गुणांक सही है, सही। इसका मतलब ये सुनने के इतिहास दिए थे वो सही है। धन्यवाद।